नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पंकिता मंडवारिया। आज हम कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान में पाठ 3 जिसका नाम है मानव जनन और आज का हमारा टॉपिक है वृषण। ठीक है बच्चों, तो वृषण क्या होते हैं? तो सबसे पहले मनुष्य में शुक्राणुओं के निर्माण के लिए एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। मनुष्य में शुक्राणु के निर्माण के लिए क्या होगा? एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो शरीर के बाहर है ना, जो शरीर के बाहर त्वचा के थैली में दोनों पैरों के बीच में, मतलब जो शरीर के बाहर क्या है, बॉडी के बाहर क्या होते हैं, त्वचा की एक थैली में दोनों पैरों के बीच में शीशन के दोनों तरफ लटके हुए रहते हैं, जिन्हें क्या बोला गया है, और इस थैली को बोलते हैं वृषण कोश। जैसे कि देखते हैं अपन, ये क्या है, वृषण है जो क्या है ना, जो क्या है लटके हुए रहते हैं। कहाँ पर? त्वचा के थैली में दोनों पैरों के बीच में शीशन के रूप में क्या होंगे, लटके हुए रहते हैं और इसमें एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं वृषण कोश। ठीक है बच्चों, तो क्या है, और ये कहाँ पर, यह मनुष्य में शुक्राणु के निर्माण के लिए एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। कितने मनुष्य में, कितने इकाई के लिए? शुक्राणु के निर्माण के लिए एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। और ये वृषण कोश क्या है? शरीर के बाहर, मतलब कि ये जो वृषण ये कहाँ पाए जाते हैं? शरीर के बाहर स्थित होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो कि ये है एक जोड़ी वृषण, मान लो इसको, है ना। अब इसमें क्या है, 250 कंपार्टमेंट, मतलब कि कितने, 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, है ना बच्चों। कितने? 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसमें से हमने यहाँ पे कितने, 4 ही बनाए हैं। और एक कंपार्टमेंट में क्या होता है, वृषणीय, जिसे क्या बोला गया है, इन कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? वृषणीय पिंड। है ना, कि वृषण में कितने, 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं और जिन्हें हम बोलते हैं वृषणीय पिंडक। और इन वृषणीय पिंडक के अंदर क्या होती है, 2 से 3 नलिकाएं इस तरह से पाई जाती है। कितनी? 2 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं, या सॉरी 1 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें बोला गया है शुक्रजनन नलिका। ठीक है, कि एक वृषण में क्या होते हैं, 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, जिसमें से 1 से 3 क्या है, शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं। और इन नलिकाओं को जब हम तोड़, जैसे कि ये नलिका है, अगर इस नलिका को बीच से काट दिया जाता है तो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो जो राउंड शेप में रहती है ना, और एक है क्रॉस में, इस तरह से। तो राउंड शेप को हमने बोल दिया सर्टोली कोशिका, ठीक है, और जो क्रॉस वाली है उसको हम बोल देते हैं शुक्रजनन कोशिका। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है कि इन कंपार्टमेंट के अंदर क्या पाई जाती है, 1 से 3 शुक्रजनन नलिका पाई जाती है। अब इन नलिकाओं को हम तोड़ कर देखते हैं तो क्या होगी, 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। 2 कोशिकाएं कौन कौन सी? एक होती है सर्टोली कोशिका और एक होती है शुक्रजनन कोशिकाएं। तो शुक्रजनन कोशिका में क्या होगा, इसमें नर युग्मक का निर्माण होगा, है ना। शुक्रजनन कोशिका में नर युग्मक का निर्माण होता है। का कार्य क्या है, मान लो कि शुक्रजनन कोशिकाओं का कार्य नर युग्मकों का निर्माण करना, और सर्टोली कोशिकाओं का कार्य है कि जिसमें जो नर युग्मक का निर्माण होता है या नर युग्मक के पोषण के लिए, पोषण का कार्य करती है। ये क्या करती है, सर्टोली कोशिका नर युग्मक में पोषण का कार्य करती है। अब इन नलिकाओं के बीच में कुछ खाली स्थान पाया जाता है, जैसे कि ये 3 नलिका हैं, इन नलिकाओं के बीच में कुछ खाली स्थान पाया जाता है। इस खाली स्थान को हम बोलते हैं अंतरालिक कोशिकाएं। क्या बोला जाता है? अंतरालिक कोशिकाएं। ठीक है, अभी अंतरालिक कोशिकाएं क्या करती हैं? अंतरालिक कोशिकाओं का कार्य होता है जैसे कि इसमें हार्मोन्स का स्त्राव करती है कि इनमें जो
अंतरालिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंतरालिक कोशिकाएं हार्मोन्स, कौन से हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन या एंडोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण करती है, स्त्रावण करती है। नर हार्मोन्स का ये क्या करेगी, स्त्रावण करती हैं। तो आपने देखा होगा कि वृषण के स्ट्रक्चर में क्या क्या पाए जाते हैं। तो एक वृषण होता है, एक जोड़ी वृषण। मनुष्य में कितने हैं, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो शरीर के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। जो शरीर के बाहर क्या है, वृषण कोश में पाए जाते हैं, स्थित होते हैं। और इनके बाद क्या है इसमें कि एक वृषण कोश की बात करें तो इसमें क्या है कि 250 कितने हैं, इसमें कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। और इन कंपार्टमेंट के अंदर क्या होती है, 1 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती है। इन नलिकाओं का हम तोड़ कर देखते हैं, बीच में से काट दिया जाता है तो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक होती है शुक्रजनन कोशिका और एक होती है सर्टोरी कोशिका। शुक्रजनन कोशिका क्या कार्य करती है, नर युग्मकों का निर्माण करती है ना, कि नर युग्मकों का निर्माण करना। और सर्टोरी कोशिका का कार्य होता है कि नर युग्मक का जब निर्माण करती है तो नर युग्मकों के लिए पोषण का कार्य करती है। अब इनके बीच में क्या है, कुछ खाली स्थान पाया जाता है जिन्हें बोला गया अंतरालिक कोशिकाएं। और ये अंतरालिक कोशिकाओं का कार्य होता है, क्या कार्य है, हार्मोन्स यानी कि नर हार्मोन्स का स्त्रावण करती है कौन, अंतरालिक कोशिकाएं। अब इसके बाद में कुछ सहायक नलिकाएं पाई जाती हैं इसमें, है ना। तो ये जो शुक्रजनन नलिकाएं होती है आगे बढ़कर क्या करती हैं, रेड सेल्स में रेड सेल्स का निर्माण करती है। फिर रेड सेल्स आगे बढ़कर किसका निर्माण करेगी, शुक्रवाहिकाओं का निर्माण करती है। और शुक्रवाहिकाएं जो हैं अधिवृषण का निर्माण कर लेती है और अधिवृषण के द्वारा ही बाहर ये अधिवृषण के द्वारा शुक्रवाहिनियों में खुल जाती है। ठीक है, कि एक वृषण कोश होता है। वृषण कोश में क्या है कि शुक्रजनन नलिकाएं जो ये जो नलिका होती है आगे बढ़कर क्या करती है, रेड सेल्स में का निर्माण करती है। फिर वहाँ से क्या होगी, शुक्र वाहिकाओं का निर्माण करती है और आगे बढ़कर क्या करती है, अधिवृषण बन जाता है। और अधिवृषण में क्या करती है, अधिवृषण के द्वारा शुक्रवाहिनी में खुल जाती हैं। अब सहायक ग्रंथियों की बात करें हम तो सहायक ग्रंथियों में कौन कौन सी पाई गई थी, एक तो होती शुक्राशय और एक और होती प्रोस्टेस और एक है ब्लू बल्बोयूरेथल। तो जो शुक्राशय होता है उसमें क्या होती है, शुक्राशय में जोड़ी में क्या होंगे, इसमें एक तरल पाए जाते हैं। शुक्राशय क्या होंगे, जोड़ी में पाए जाते हैं। ये जो शुक्राशय होते हैं वो क्या होते हैं, जोड़ी में पाए जाते हैं। और जो क्या करेंगे, वीर्य तरल का स्त्रावण करके वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। और तरल कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें प्रोटीन, फ्रक्टोज व प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी पाए जाते हैं। इसके बाद आता है प्रोस्टेस। तो प्रोस्टेस क्या कार्य करते हैं, ये दुग्धाशयी पदार्थ मूत्र मार्ग से उत्पन्न अम्लता को निष्क्रिय करके प्रभावी करते हैं। मतलब कि ये जो प्रोस्टेस ग्रंथि होती है इसका कार्य होता है कि दूधीय जो क्षारीय पदार्थ होते हैं उनको क्या करती है, मूत्र मार्ग से उत्पन्न अम्लता, मूत्र मार्ग से जो उत्पन्न अम्लता होगी उनको जो प्रभावी निष्क्रिय प्रभाव कर देती है ना। और लास्ट है थर्ड बल्बोयूरेथल। तो ये क्या करती हैं, यह ग्लैंड जो तरल होते हैं उनमें ल्यूमिनेशन में चिकना होने में मदद करती है। मतलब कि इसमें जो तरल, वह तरल जिसमें क्या होंगे, ल्यूमिनेशंस पाए जाते हैं, उनमें चिकना करने में ये क्या करती हैं, मदद करती है ब्लू बोरेबल ग्लैंड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वृषण क्या होता है, वृषण का स्ट्रक्चर और सहायक ग्रंथियाँ क्या कार्य करती हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।